Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about intensified Mission Indradhanush. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. तो क्या है मिशन इंद्रधनुष पहले वो समझते हैं। देखिए ये एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जहाँ पे 2 साल से कम उम्र के बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया जाता है 7 मेजर डिजीजेस के अगेंस्ट। उनको इम्यूनाइज किया जाता है या वैक्सीनेट किया जाता है अगेंस्ट 7 मेजर डिजीजेस। आगे हम देखेंगे कि इसमें 5 और डिजीज को बाद में ऐड कर दिया गया, तो 7 डिजीज पे फोकस रहता है, इसीलिए इसका नाम है इंद्रधनुष। 5 डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन को बाद में ऐड किया गया। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष जो प्लान है दैट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2014, लेकिन उसके पहले भी हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलते थे। उनके बारे में जरा देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं इम्यूनाइजेशन की और फिर आएंगे मिशन इंद्रधनुष पे। देखिए 1978 में भारत सरकार ने शुरू किया था एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर कवरेज ऑफ मोर एंड मोर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको फिर अपग्रेड कर दिया गया इन 1985 इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज द मेजर प्रोग्राम फॉर covering more and more pregnant women and children under immunization against 7 मेजर डिजीज। और ये अच्छा खासा सक्सेसफुल भी था। ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है दिस वाज क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे देश के अंदर जो काफी बैकवर्ड रह गए और वहां पे लो इम्यूनाइजेशन कवरेज था। तो स्पेशलाइज्ड अप्रोच के साथ 2014 में भारत सरकार ने लॉन्च किया मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि सम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर जहां पे इम्यूनाइजेशन कवरेज लो था और जिस कारण से वहां पे इन 7 तरह के डिजीजेस का बर्डन ज्यादा था। So that is how in 2014 December the government of India restructured this universal immunization program UIP into Mission Indradhanush और फोकस रखा गया ऑन 201 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे इन 7 तरह के डिजीजेस का बर्डन ज्यादा था अंडर मिशन इंद्रधनुष। So, as I already said, कि all children under 2 years of age and pregnant women were to be covered under this Mission Indradhanush. And target जब 2014 में लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष, तो इसके लिए टारगेट रखा गया कि 65% इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है हमारा 2014 तक, उसको 90% तक बढ़ा देना है बाय 2020। एंड टू ग्रेट एक्सटेंट वी वर सक्सेसफुल ऑल्सो, एंड दैट इज वाई नाउ अब हमारी सरकार का टारगेट है फुल इम्यूनाइजेशन, 100% इम्यूनाइजेशन कर दें। तो ये जो प्लान है इसका नाम मिशन इंद्रधनुष इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर फोकस है अगेंस्ट वैक्सीनेशन फॉर 7 डिजीज मेनली। तो टोटल तो 12 डिजीज हैं या 12 वैक्सीन है, लेकिन मेन फोकस है 7 पे। और ये 7 हैं: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो वाई दिस मिशन इज नोन एज इंद्रधनुष? बिकॉज 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ये 7 बीमारियों के लिए। एंड देन लेटर ऑन 5 मोर फोकस एरियाज वेर एडेड, जिसके लिए 5 और वैक्सीन ऐड किए गए: इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, रूबेला एंड न्यूमोनिया। तो जो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्ट्रैटेजी ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज टू ensure national immunization, but by mainly focusing, having special attention on those areas where immunization coverage is low. तो ये जो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया 2014 दिसंबर में, इसको अलग अलग फेजेज में लाया जाता है। हर कुछ 1-2 सालों के बाद भारत सरकार इसको लेकर के आती है ताकि इम्यूनाइजेशन कवरेज को हमारे देश में बढ़ाया जा सके। तो इसी जो फेज 1 वाज लॉन्च्ड इन 2015, जहाँ पे टारगेट था 201 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे। फिर फेज 2 बाद में लॉन्च किया गया, बिल्कुल उसी साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया। वहां पे 352 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस था। ऐसे करके 4 फेज अभी तक लॉन्च हुए हैं। जो आखिरी फेज था दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017 ओनली। द करंट न्यूज इज कि नाउ फेज 5 हैज बीन लॉन्च। तो सोचिए इतने सालों बाद मिशन इंद्रधनुष फिर से
फेज 5 इसका लॉन्च हो रहा है विद 190 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस कारण से मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मिशन इंद्रधनुष एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। मिशन इंद्रधनुष हिस्ट्री, इट इज एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पहले था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में, कवरिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज। इसी को इंटेंसिफाई किया गया इन 2014 विथ न्यू नेम मिशन इंद्रधनुष, टारगेट फुल ह्यूमनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो ईयर्स 2 years ऑफ एज। डिजीज मेन फोकस है 60 डिजीज पे, इसको ऐसे रटिए एक्रोनिम बना करके DPT PTMH। तो D for diphtheria, P for pertussis, T for tetanus, again P for polio, and then this T is for tuberculosis, yes, and M is for measles and H is for hepatitis B। उसके अलावा 5 बीमारियां और, तो ऐसे करके रख लीजिए, 2 PT PT MHB, ये 7 आपको याद होने ही चाहिए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। बाकी ये 5 में थोड़ा बहुत मिस भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 7 आपको याद होने चाहिए। रिसेंट न्यूज में ये क्यों आया है? बिकॉज इंद्रधनुष फेज 5 हैज बीन लॉन्च्ड इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, 190 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। मिशन इंद्रधनुष पे यूपीएससी ने 2016 में फिल्म्स में क्वेश्चन पूछा था, ये वही सवाल है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Havana syndrome, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। हवाना सिंड्रोम क्या है ये? देखिए, ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है, जो पहली बार देखा गया 2016 में यूएस के डिप्लोमेट्स के अंदर, व्हेन दे वर सर्विंग देयर टर्म इन क्यूबा। क्यूबा के कैपिटल सिटी हवाना में यूएस की एम्बेसी में यूएस ऑफिसर्स, यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके अंदर एक हेल्थ डिसऑर्डर देखा गया जिसको नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। इसको हवाना सिंड्रोम नाम क्यों दिया गया? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। क्यूबा के हवाना शहर में, जहां पे यूएस की एम्बेसी है, वहां पे पहली बार 2016 में यूएस के ऑफिशियल्स के अंदर ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हवाना सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? ये जो जो लोग भी हवाना सिंड्रोम से सफर करते हैं, उनको हमेशा एक बीप की आवाज सुनाई देती रहती है। ये एक सिम्टम है। आपको एक लगातार एक आवाज सुनाई देगी बीप की, एक हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइज। नॉर्मली कोई आउटसाइड नॉइज है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक बीप का आवाज आता रहेगा अगर आप हवाना सिंड्रोम से इन्फ्लिक्टेड हैं तो। उसके अलावा हेडेक होगा, मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इन लेट 2016 यूएस डिप्लोमेट्स एंड अदर एम्प्लॉयज स्टेशन इन हवाना, कैपिटल ऑफ क्यूबा, वे आर फर्स्ट रिपोर्टेड टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हवाना सिंड्रोम। अभी हवाना सिंड्रोम एग्जैक्टली क्यों हो रहा है या क्यों होता है, वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, बट एज पर हेल्थ एक्सपर्ट्स, हवाना सिंड्रोम के पीछे कारण हो सकता है ओवर एक्सपोजर टू हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स हमारे आसपास में वैसे भी कई सारे हैं, जैसे फोन के इस्तेमाल के लिए, मोबाइल लैप जो हम लोग रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसमें रेडियो वेव्स होते हैं, कुछ कुछ वेव्स उसमें माइक्रोवेव्स भी होते हैं। तो हमारे आसपास में कई सारे अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स हैं, but some, if we are exposed to these microwaves for a longer period of time and that to high intensity microwaves, then a person can suffer or get inflicted with Havana syndrome। तो एक ऐसा भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मतलब अब थ्योरी है, इसके पीछे कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है, कि यूएस के जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे या एम्बेसी के ऑफिसर्स थे हवाना में इन क्यूबा, उनके अगेंस्ट चाइना ने इस्तेमाल किया है माइक्रोवेव वेपन्स। क्योंकि माइक्रोवेव वेपन्स बनाने में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। माइक्रोवेव वेपन्स सबसे बहुत खतरनाक होते हैं एक तरीके से, क्योंकि दिखता भी नहीं है कि आपके खिलाफ वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज दीज वेव्स आर वेरी इंटेंसिफाइड वेव्स एंड दे कम फ्रॉम अ वेपन, और आपको देख करके लगेगा भी नहीं कि आपके अगेंस्ट इस वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। इट विल कॉज ए लॉट ऑफ पेन विदाउट इंज्यूरी, इंटरनल डैमेजेस कर देगा। तो माना जा रहा है कि हवाना में यूएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट परहैप्स चाइना ने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव वेपन्स बनाने में या उसके इस्तेमाल में सबसे आगे चाइना ही है। चाइना इज ए लीडर।
अब जो भी हो, अभी तक तो ये भी प्रूव नहीं हो पाया है कि हवाना सिंड्रोम एग्जैक्टली होता क्यों है। अभी तक ये स्पेकुलेशन ही है कि हवाना सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर टू हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव। तो ये एक स्पेकुलेशन है कि हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव से हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं दे गेट डैमेज्ड एंड दैट लीड्स टू दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, जिसको ओवरऑल हम लोग हवाना सिंड्रोम कह रहे हैं, जिसमें कई सारी आवाजें वगैरह सुनाई देती हैं। तो जैसे माइक्रोवेव, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप देख लीजिए। सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो माइक्रोवेव होता है वो सब ये रेडियो वेव्स हो जाते हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो होते हैं रेडियो वेव्स। फिर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की तुलना में माइक्रोवेव्स की, और उससे फिर ज्यादा रेडियो इंफ्रारेड की। फिर अल्ट्रावायलेट, बीच में आता है विजिबल लाइट जो हमारे जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। फिर एक्सरे, गामा रेज। इस साइड में जो भी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। अब देखिए रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। फिर रेडियो वेव्स की तुलना में माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। लाइकवाइज गामा रेज वगैरह ये सब इस्तेमाल होते हैं, ये सब इमिट होते हैं at, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वहां से गामा रेज निकलते हैं। उसके पहले होता है एक्सरे जो हमारे बॉडीज में इंटरनल डिफॉर्मेशन को ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, उसी में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है माइक्रोवेव, जिसका इस्तेमाल घरों में कई सारे इक्विपमेंट्स के लिए होता है। मोबाइल फोन में भी कुछ हद तक माइक्रोवेव्स होते हैं। ओवर एक्सपोजर टू माइक्रोवेव्स में लीड टू द प्रॉब्लम्स लाइक हवाना सिंड्रोम। करेंटली न्यूज में क्यों आया है हवाना सिंड्रोम, मूवी जरा देख लीजिए। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक इंसान ने पिटीशन फाइल किया कर्नाटका हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो मैंडेमस रिट इशू करे। आपने 5 रिट तो जरूर पढ़ रखे होंगे आर्टिकल 32 में, जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट, आई थिंक अंडर आर्टिकल 226। तो 5 रिट्स में से एक रिट आपने जरूर पढ़ रखा होगा, मैंडेमस, वेयर द कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर मैटर विच इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में एक इंसान ने पिटीशन फाइल किया जहां पे उसने रिक्वेस्ट किया कर्नाटका हाई कोर्ट को कि वो मैंडेमस रिलीज करे, मैंडेमस रिट रिलीज करे, यानी कि ऑर्डर दे भारत सरकार को स्टडी करने के लिए कि हमारे देश में हवाना सिंड्रोम के कितने केसेस हैं या कितनी उसके चांसेस हैं। तो इस बात को मानते हुए, इस पिटीशन को मानते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने मैंडेमस रिलीज किया भारत सरकार के लिए। एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट मैंडेमस रिट released by Karnataka High Court, the central government has told the Karnataka High Court that it will look into the matter of Havana syndrome in India। तो मान लीजिए कभी पॉलिटी में ये प्रश्न आ गया, साइंस टेक में तो आ ही सकता है, पॉलिटी में आ गया ये प्रश्न मैंडेमस वगैरह पे, ये मैंडेमस क्या होता है उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो उसमें आप करंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि रिसेंटली Karnataka High Court released a mandamus for central government regarding study on the cases of Havana syndrome in India। तो हवाना सिंड्रोम एक मेंटल डिसऑर्डर है, फर्स्ट नोटिस्ड अमंगस्ट ऑफिशियल्स, यूएस ऑफिशियल्स इन देयर एम्बेसी इन क्यूबा एट हवाना। पॉसिबल रीजन एज पर साइंटिस्ट एक्सपोजर टू माइक्रोवेव। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट इशूड रिट मैंडेमस टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टडी हवाना सिंड्रोम केसेस इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जीडीपी कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए कुछ दिनों पहले भी हमने इस रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था, अभी फिर एक आर्टिकल आया है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। कुछ कुछ डेटा जो है बार बार देखते रहने से हमारे दिमाग में वो रिटेन हो जाते हैं एंड दिस हेल्प्स अस इन आंसर राइटिंग। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूं। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2027। और वैसे भी इंडिया का पिछले कुछ सालों से ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट अमंग्स्ट G20 कंट्रीज। चाइना के मुकाबले इंडिया ने पिछले 2 सालों में ग्रोथ रेट फास्टर रजिस्टर किया, मतलब चाइना के मुकाबले पिछले 2 सालों से हम ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और इसी को लेकर के फिर आईएमएफ ने एक रैंकिंग भी पब्लिश की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग एज पर आईएमएफ ऑन एक्सचेंज रेट बेसिस। मैंने बेसिक इकोनॉमी क्लास में पढ़ाया है, द वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ टू
rates. One is exchange rate basis and another one is PPP rate basis. तो exchange rate basis पे अगर देखा जाए तो अभी मौजूदा टाइम में इंडिया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी की, जापान की, चाइना की और यूएस की। चाइना यूएस तो काफी आगे है, बट जापान जर्मनी इंडिया के प्रॉक्सिमिटी में ही है। और अभी हम पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आने वाले 3 सालों में इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल सरपास जापान एंड Germany and will become third largest economy of the world. तो इस तरीके से इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि इंडिया का जो जिस मौजूदा जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से हम लोग 2027 तक 3 से 4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन वही ये तो बात हो रही है जीडीपी ही ऑन द एक्सचेंज रेट बेसिस। यहाँ पे देखिए जीडीपी ऑन द एक्सचेंज रेट बेसिस जो ब्लू कलर से दिखा है। लेकिन अगर बात की जाए जीडीपी पीपीपी रेट पे, तो उसमें इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी तीसरे नंबर पे। इंडिया इज ऑलरेडी एट रैंक 3 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एट पीपीपी रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट। अभी एक्सचेंज रेट और पीपीपी रेट में रैंकिंग में क्यों अंतर होता है, उसमें इकोनॉमी के साइज में क्यों अंतर होता है, ये ऑलरेडी हम लोग अपने इकोनॉमी की बेसिक क्लास में देख चुके हैं। वहां पे भी मैंने आपको बताया था, आई होप यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल इट नाउ, कि इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, बट इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी बेसिस। अब देखिए ये ब्लू कलर से दिखाया एक्सचेंज रेट बेसिस पे, उसमें सबसे आगे यूएस है, फिर चाइना है, और फिर जर्मनी और जापान जैसे देश हैं। तीसरे नंबर पे जापान, फिर जर्मनी, और पांचवें नंबर पे इंडिया। लेकिन ये जो ग्रे कलर से दिखाया है वो है जीडीपी साइज इन टर्म्स ऑफ पीपीपी बेसिस। और सबसे पहले पीपीपी बेसिस में सबसे ऊपर है चाइना, फॉलोड बाय यूएस, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। ऑलरेडी इंडिया इज रैंक्ड एट नंबर 3। बट इस आर्टिकल में एक बात कही गई है कि जीडीपी ओवरऑल इज नॉट अ गुड और राइट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ओवरऑल जीडीपी, देखिए ओवरऑल जीडीपी तो होता है पूरे देश के लोगों ने मिलकर के जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन किया है, बट जीडीपी पर कैपिटा इज अ बेटर इंडिकेटर। एटलीस्ट इट इंडिकेट्स दैट ऑन एन एवरेज एक इंसान की इनकम कितनी है। एंड इफ वी लुक जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया, देन वी विल फाइंड कि इंडिया इज लीस्ट रैंक्ड अमंग्स द G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज में हम सबसे पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, चाहे वो जीडीपी पर कैपिटा एक्सचेंज रेट बेसिस पे हो, चाहे वो जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी बेसिस पे हो, दोनों में ही हम G20 कंट्रीज में सबसे पीछे हैं। यू सी दिस रैंकिंग। तो ये जो ग्राफ दिखाया है दैट इज जीडीपी पर कैपिटा, और उसमें ये G20 कंट्रीज में हम सबसे पीछे हैं जीडीपी पर कैपिटा में। चाहे वो रेड कलर से दिखाया जीडीपी पर कैपिटा ऑन पीपीपी बेसिस और जीडीपी पर कैपिटा ऑन एक्सचेंज रेट बेसिस, दोनों में ही हम पूरे दुनिया में सबसे पीछे। दुनिया में मतलब G20 कंट्रीज में हम पीछे हैं। जीडीपी कंपैरिजन, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द G20 कंट्रीज। आईएमएफ प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट बाय 2027। जीडीपी रैंकिंग देखी जाए तो एक्सचेंज रेट बेसिस पे वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट, पीपीपी बेसिस पे वी आर थर्ड लार्जेस्ट। बट इफ वी सी जीडीपी पर कैपिटा, देन वील फाइंड कि एक्सचेंज रेट हो या पीपीपी रेट हो, दोनों में ही वी आर लीस्ट रैंक अमंग्स द G20 कंट्रीज। एक्सचेंज रेट पे जीडीपी पर कैपिटा $2,600 के आसपास है, पीपीपी रेट में हमारा जीडीपी पर कैपिटा है $9,000 के आसपास। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about man-elephant conflict, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए हाल फिलहाल में 3 elephants were killed in the outskirts of Kamrup district of Assam because of electrocution. बिजली की तार से टच हो जाने के कारण उनको बिजली के झटके लगे और 3 एलिफेंट्स की डेथ हो गई। ये जो 3 एलिफेंट्स हैं ये खाने की तलाश में, फूड के सर्च में एक बीटल नट फार्म में एंटर कर गए। अभी यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए क्या दिक्कतें हो रही हैं। एलिफेंट्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, खासकर हमारे स्टेट असम में। असम हैज सेकेंड लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर कर्नाटका, आज पर एलिफेंट सेंसस कंडक्टेड इन 2017। असम के अंदर 5,719 एलिफेंट्स हैं, ओनली सेकेंड टू कर्नाटका, आज पर द लेटेस्ट डेटा दैट इज ऑफ 2017। 2022 वाला सेंसस अभी भी चल रहा है। असम के अंदर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है,
और दूसरे तरफ लोगों का जो सेटलमेंट है इन द फॉरेस्ट एरिया या ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया वो भी बढ़ता जा रहा है। ये दो कारणों से ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बढ़ने का नतीजा है कि एलिफेंट्स की डेथ भी हो रही है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोक्यूशन, पॉइजनिंग, कोलिजन विद ट्रेन। कभी कभार ह्यूमंस की भी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। आप देखिए, एक एलिफेंट को, एक फुल्ली ग्रोन एलिफेंट को दिन में 150 से 200 किलोग्राम ऑफ फूड एंड वाटर चाहिए होता है। अब हम लगातार जब फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोच किए जा रहे हैं तो इन बेचारों को खाना मिलेगा कहाँ से? हमें जब भूख लगती है तो कैसे हम भागते हैं खाने के लिए? अभी इनको 150 से 200 किलोग्राम खाना चाहिए हर दिन, और हम लोग जंगलों को काटे जा रहे हैं। हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। आप सोचिए, हमारी यहाँ करोड़ों में पॉपुलेशन हो गई है, इन बेचारों की 5,000 6,000 पॉपुलेशन हो गई तो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस रिपोर्ट में कह रहा था कि एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो एक कारण है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। क्या आप सोचो, बेचारा 6,000 उसकी पॉपुलेशन है, हम कह रहे हैं कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसका खाना जो है वो है तो है 150 किलोग्राम, वो खाता है तो खाता है एक दिन में। उसको भूख लगेगी, हम जंगल काट चुके हैं, जंगलों में जाकर के हम खेती कर रहे हैं, तो खेतों में घुसेगा ही, फिर वहां पे होता है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। और वहां पे भी हम बिजली के तार लगाए बैठे हैं, तो इस कारण से एलिफेंट्स की डेथ हो रही है। तो देखिए, एलिफेंट्स नॉर्मली झुंड में ही घूमते हैं, हर्ड में घूमते हैं। और नॉर्मली एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उसको लीड करती है एक फीमेल एलिफेंट। तो एलिफेंट जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, तो उस इकोसिस्टम का जो भी खाने पीने का चीज है वो बहुत जल्दी वो खत्म कर जाते हैं। ज्यादा खाते हैं ना ये लोग, तो इस इकोसिस्टम में पूरा का पूरा जो भी रिसोर्सेज है उसको ये लोग खा जाते हैं 10-12 दिनों में। फिर वो लोग उस इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं, दूसरा जो बायोम होगा आप कह सकते हो वहां मूव करते हैं। तो दो इकोसिस्टम या दो बायोम को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है उसको कहा जाता है एलिफेंट कॉरिडोर। ये एलिफेंट कॉरिडोर, ये एलिफेंट्स काफी लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक जंगल में खा लिया पूरा खाना, फिर एलिफेंट कॉरिडोर की मदद से दूसरे जंगल में गए, फिर वहां खा लिया, फिर तीसरे गए, फिर घूम करके पहले में आएंगे 1-1.5 साल बाद जब तक वहां पे खाना हो चुका होगा। तो एलिफेंट कॉरिडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट्स। और आजकल ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर्स में भी रेलवे लाइन, रोड बिछा रहे हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। अभी असम के अंदर, ओवरऑल इंडिया के अंदर एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे एक इनिशिएटिव है ऑल इंडिया लेवल पे, गज यात्रा इनिशिएटिव। गज यात्रा इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कि जो भी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उसको ह्यूमन इंक्रोचमेंट से फ्री करा जाए। 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में एलिफेंट्स के जो कॉरिडोर्स हैं दैट हैव टू बी मेड फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंक्रोचमेंट। काजीरंगा के अंदर इस तरीके का एक एलिफेंट कॉरिडोर है, और नेशनल हाईवे नंबर 37 passes through it, I believe. तो you may correct me. Right now I'm not able to recall. तो ये नेशनल हाईवे के ऊपर से ये एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान बनाया जा रहा है ताकि एलिफेंट कॉरिडोर्स को कोई इंक्रोचमेंट ना हो बिकॉज ऑफ दिस नेशनल हाईवे। रेडियो कॉलरिंग ऑफ एलिफेंट्स इज बीइंग डन, ताकि एलिफेंट्स का जब भी झुंड किसी एक डायरेक्शन में बढ़े तो गांव वाले जो हैं पहले ही उनको वहां से डाइवर्ट कर दें, रादर देन अलाउिंग देम टू गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड और एनी अदर कन्फ्लिक्ट। तो रेडियो कॉलरिंग ऑफ एलिफेंट किया जा रहा है, सेंसिटाइजेशन ऑफ लोकल विलेजर्स किया जा रहा है कि एलिफेंट्स को आप टॉर्चर ना करें। अदरवाइज ये लोग क्या करते हैं, फायर क्रैकर जलाते हैं एलिफेंट्स को डाइवर्ट अवे करने के लिए, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। दिस लीड्स टू टॉर्चर ऑफ एलिफेंट। सम केसेस में एलिफेंट जो है वो आ, जो वाइल्ड एलिफेंट है वो फिर इरिटेट हो जाता है एंड इट क्रिएट्स मोर रकस, अटैक द विलेजर्स, दैट लीड्स टू डेथ ऑफ ह्यूमंस आल्सो सम टाइम्स। तो सेंसिटाइज किया जा रहा है विलेजर्स को कि आप एलिफेंट्स को साइलेंटली पास होने दें। एक और रिहैब इनिशिएटिव लाया जा रहा है असम के अंदर। देखिए, एलिफेंट जो होते हैं वो हनी बी से काफी डरते हैं। तो इस तरीके के कॉरिडोर्स पे, जैसे ये मान लीजिए कि कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है, पैडी फील्ड है, तो वहां पे हनी बी के ऐसे दो सेटअप्स लगा दी और बीच में एक पतला सा वायर लगा दिया जाएगा। अब एलिफेंट आएगा तो इस वायर को डिस्टर्ब करेगा, जिससे हनी बी फिर अपने अपने हाइव से निकल आते हैं और एलिफेंट्स को काटने लगते हैं। इसके कारण एलिफेंट्स वापस घूम करके चले जाते हैं। तो इसको कहा गया रिहैब प्रोजेक्ट। कर्नाटका सरकार लेकर के आई थी अपने यहाँ पे, अब वापस से असम के अंदर लाया, इंप्लीमेंट किया जा रहा है रिहैब प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली,
तो सबसे बड़ा कारण है इन ह्यूमंस का पॉपुलेशन बढ़ना इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से। जब तक हमारी जनसंख्या करोड़ों अरबों होती रहेगी, हम जंगल्स को खत्म करते रहेंगे और बेचारे एलिफेंट्स और बाकी सारे जानवर मरते रहेंगे, और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट और बाकी तमाम ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। तो ये सारे सॉल्यूशन जो हैं, दे आर बैंडेड सॉल्यूशन, बेसिक मतलब बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सॉल्यूशंस हैं। द रियल सॉल्यूशन कुड बी कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन in order to avoid encroachment in the forest areas. ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट फैक्टर्स, जिन कारणों से ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। राइजिंग एलिफेंट पॉपुलेशन, हम कभी नहीं कहेंगे राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, हम कहेंगे राइजिंग एलिफेंट पॉपुलेशन। असम है सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर कर्नाटका। ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहता है कि लास्ट 10 सालों में 1116 एलिफेंट्स हैव डाइड, आउट ऑफ दिस 250 हैव डाइड इन असम ओनली। ये डेटा याद रखने से मेंस में थोड़ा बहुत काम आता है। रीजन बिहाइंड डेथ, इलेक्ट्रोक्यूशन, पॉइजनिंग एंड कोलिजन विद ट्रेन्स। इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट एंड एलिफेंट्स, गज यात्रा इनिशिएटिव, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, प्रोजेक्ट रिहैब वेयर बी हाइव्स विल बी यूज्ड। यूपीएससी प्रीलिम्स ने 2020 में एलिफेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, सो ये जेस्टेशन पीरियड वगैरह देख करके घबराना नहीं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्वनिर्भर नारी इज रिलेटेड टू हैंडलूम सेक्टर, एंड ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अभी तक ये ऐसा बना नहीं है, स्पेस एजेंसी नासा बनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा अगर होगा भी तो ये फ्यूजन रिएक्शन पे होगा, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा है विच ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सो बोथ आर इनकरेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।